कार बहुत तेज आवाज में उसी जगह के कुछ दूरी पर रुकती है जहां रिपोर्टर बता रहे थे। कार रुकते ही अव्यान तुरंत कार से उतरकर भागते हुए उस ओर चला जाता है। अव्यान के बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे पर आज एक डर, बेचैनी और परेशानी ने जगह ले ली थी। रोनी भी कार से उतरकर तेज कदमों से आगे बढ़ जाता है। रोनी को पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अव्यान के एक्सप्रेशन देखकर उसे न्यूज का मतलब साफ समझ आ चुका था। अव्यान जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचता है, लोगों को धक्का देकर वहां से हटाता है। लोगों के हटते ही उसे पानी से पूरी तरह से भीगी शरीर दिखती है जो सांसें नहीं ले रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह मर चुकी है। अव्यान की सांसें जैसे वही थमते थमते बच जाती हैं, क्योंकि मरी हुई वो लड़की प्रज्ञा नहीं थी बल्कि कोई और थी जिसने प्रज्ञा जैसी ही साड़ी पहनी थी। अव्यान उसे देखकर 2 कदम पीछे हट जाता है। उसके दिल को एक पल के लिए ये देख सुकून मिलता है कि प्रज्ञा को कुछ नहीं हुआ है। वहां पर खड़े लोग अव्यान को देखते हैं, फिर उस लड़की को देखते हैं। रोनी उस लड़की को देखकर इंस्पेक्टर से बात करता है। अव्यान तो अब बस खुद को शांत करने में लगा हुआ था, उसने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। उस लड़की की बॉडी को ले जाया जाता है। रोनी अव्यान के पास आकर कहता है, छानबीन से ये पता चला है कि इस लड़की को किसी ने गला दबाकर मार दिया। बोलते ही रोनी रुक जाता है। अव्यान रोनी के बोलने से कुछ सोचते हुए अपनी आंखें खोलता है, फिर तुरंत रोनी को देखकर पूछता है, कल रात सजनी घर गई थी? रोनी नमे सिर हिलाए कहता है, मैंने सिक्योरिटी से अभी बात की, इनफैक्ट मैंने सब तरफ से पता लगा लिया, भाभी किसी के पास नहीं गई। अव्यान के चेहरे पर अब गुस्सा उभरने लगता है। गुस्सा अपने आप से था, क्योंकि वही कल प्रज्ञा को छोड़कर चला गया। अव्यान अब अपने गुस्से को काबू करके कार की ओर बढ़ जाता है। कार के पास पहुंचते ही वह बैठ जाता है। रोनी भी ड्राइविंग सीट पर बैठता है। बहुत तेज रफ्तार से कार वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ कार में करीब 12 बजे आव्या की नींद धीरे धीरे खुलती है। आव्या जैसे ही आंखें खोलती है, खुद को रुद्र के सटलेस बदन से चिपकी हुई पाती है। रुद्र की नींद खुली थी, पर उसने आंखें बंद करके रखी थी। सूरज की चमचमाती धूप की वजह से पार्टीशियन लगा होने के बावजूद उसकी लाइट अंदर आ रही थी। आव्या सिर उठाकर रुद्र के हैंडसम चेहरे को देखती है। रुद्र आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, गुड आफ्टरनून बेबी गर्ल। रुद्र की बात सुन आव्या चौंक जाती है। वह अपनी नजरें रुद्र से हटाती है और अपना फोन देखती है। टाइम देखते ही वह और ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके साथ घर से जो मिस्ड कॉल आए थे उसे देखकर भी वह हैरान हो जाती है। आव्या अब रुद्र को घूरते हुए अपना फोन दिखाकर कहती है, दिखाई दे रहा है कितने सारे मिस्ड कॉल आए हैं घर से, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? रुद्र उसी तरह से आंख बंद किए हुए कहता है, बता देना अपने होने वाले पति के साथ सुहागरात की प्रैक्टिस कर रही थी। दैट्स इट। आव्या आंखें फाड़े रुद्र को देखती है। फिर जब उसे कल रात की सारी सीन दिखती है तो वह रुद्र के सीने से छुपकर कहती है, तुम एकदम हवसी हो, ऐसे कौन किस करता है, ये गलत है न रुद्र। रुद्र यह सुनकर आव्या के बाल को धीरे से पकड़ता है और उसे थोड़ा पीछे करता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या के आंखों में देखते हुए कहता है, उसे हवस नहीं कहते बेबी गर्ल, तड़प कहते हैं। जिस दिन से तुम्हें देखा है बस उस दिन से तुम्हें अपना बनाने की तड़प है मुझे। आव्या एकटक रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या के चेहरे से होकर उसके होठों को देखता है, फिर आगे बढ़कर धीरे से उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। आव्या की पकड़ एकदम से रुद्र के कंधे पर कस जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र बहुत सॉफ्टली आव्या को किस करने लगता है। आव्या भी धीरे धीरे रुद्र का साथ देने लगती है। कुछ आधे घंटे बाद रुद्र आव्या के होठों को धीरे से छोड़ता है और उसके पर किस करके पीछे हट जाता है। आव्या अपनी आंखें खोलती है और रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, इन होठों पर मेरे होठों के अलावा किसी के होंठ नहीं होने चाहिए, अदरवाइज मैं खुद को हैवान बनने से रोक नहीं पाऊंगा। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव ब्रेकअप, ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस ये पता है मुझे तुम चाहिए और हर हालत में तुम मेरी ही बनोगी। किसी और की बनने की कोशिश की तो पहले उस इंसान को मारूंगा, फिर अपने आप को खत्म कर दूंगा। आव्या कुछ पल रुद्र के पागलपन को देखती है, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, खुद को मारोगे तो फिर से मैंने दूसरे को अपना बना लिया तो उसे कैसे मारोगे? जैसे ही आव्या ये कहती है रुद्र का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। वह सर्द आवाज में कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें हट करूं? आव्या जल्दी से नमे सिर हिलाकर रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में भर लेती है। आव्या रुद्र की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है रिलेशनशिप खराब कैसे होती है, ब्रेकअप कैसे होती है? ट्रस्ट, जब एक दूसरे पर ट्रस्ट करना खत्म हो जाता, या फिर लड़का या लड़की का मन भर जाता है, जब गलतफहमी उत्पन्न होने लगती है। हमारे केस में अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे मारकर समझाना और जरूरत पड़े तो मैं भी तुम्हें मारूंगी। हर एक बात हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, कोई भी बात हम एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे।
अगर मैं किसी भी बात से नाराज हुई तो तुम मुझे तुरंत मनाओगे और तुम हुई तो मैं तुम्हें मनाऊंगी और अगर दोनों हुई तो दोनों मनाएंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। तुम्हें समझ आ रहा है न कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ? बोलते हुए आव्या रुद्र के एक्सप्रेशन को गौर करने लगती है। रुद्र आव्या के माथे पर किस करके कहता है, कंडीशंस अच्छी हैं। एक बात हमेशा याद रखना बेबी गर्ल, हमारे बीच जितनी भी गलतफहमी आ जाए लेकिन मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आव्या रुद्र के चेहरे से हाथ हटाती है और उसके सीने पर सिर रखती है। कुछ सोचते हुए आव्या रुद्र के सीने पर किस करती है और फिर से अपना सिर रख लेती है। रुद्र अपना फोन निकालकर धीर को कॉल करता है और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कॉल कट करके आव्या को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद नॉक होती है। रुद्र दरवाजा खोलता है। धीर बिना देखे पेपर बैग अंदर देता है, फिर वहां से थोड़ा दूर हट जाता है। आव्या रुद्र से दूर होती है। रुद्र बैग से एक शर्ट निकालकर पहन लेता है। आव्या खुद को आईने में देखती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और होंठ रुद्र की पूरी रात किस करने की वजह से सूज चुके थे। इस हालत में वह बाहर नहीं निकल सकती थी। आव्या कुछ करती तभी उसे अपने चेहरे पर गीला गीला सा कुछ लगता है। आव्या देखती है तो रुद्र गीले कपड़े से आव्या के पूरे चेहरे से होकर गर्दन को पोंछ रहा था। रुद्र के ऐसा करने से आव्या को अब फ्रेश सा लगता है। रुद्र आव्या के होठों पर लिप बाम लगाता है, फिर उसके बालों को कंघी करने लगता है। आव्या को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि रुद्र बहुत धीरे धीरे कंघी कर रहा था जिससे आव्या को दर्द नहीं हो रहा था। रुद्र आव्या के बाल की पोनीटेल बना लेता है। दोनों माउथ वॉश करते हैं। रुद्र आव्या को खाने के लिए सैंडविच देता है। आव्या तुरंत सैंडविच लेकर खाने लगती है क्योंकि उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। रुद्र आव्या को खाते हुए देखकर खुद भी खाने लगता है। नाश्ता होते ही आव्या कार से उतरते हुए कहती है, आई थिंक अभी मुझे घर जाना चाहिए, सब बहुत परेशान होंगे। रुद्र कुछ नहीं बोलता। आव्या कुछ पल उसे देखती है, फिर अपने कार की तरफ बढ़ जाती है। आव्या कार में बैठकर कार स्टार्ट करती है। आव्या की कार पल भर में वहां से चली जाती है। आव्या के जाते ही धीर ड्राइविंग सीट पर बैठता है। रुद्र उसे कुछ इशारा करता है तो धीर हाँ में सिर हिलाकर कार स्टार्ट करता है। दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है क्या तुम लोगों में? रॉनी अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड पर चिल्ला रहा था। उन बॉडीगार्ड ने बताया कि प्रज्ञा एक कार में बैठी। वह कार कौन चला रहा था ये कोई देख नहीं पाया। प्रज्ञा उससे अच्छे से बात कर रही थी, इसका मतलब साफ था कि प्रज्ञा उस इंसान को जानती है। अव्यान आंखें बंद करके खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि शायद प्रज्ञा उसे सच में छोड़कर चली गई, पर उसका दिल बिल्कुल भी मान नहीं रहा था कि प्रज्ञा उसे छोड़कर जा सकती है। अव्यान अपने दिमाग और दिल के बीच उलझा हुआ था। उसे कल रात की प्रज्ञा की बस आवाज सुनाई दे रही थी जिसमें प्रज्ञा उसे पुकार रही थी। अव्यान अचानक ही गुस्से से अपने सामने खड़े खंभे पर जोर से पंच मारता है। उसे इस वक्त बस खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रॉनी जल्दी से अव्यान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अव्यान तुरंत उसके हाथ को झटककर जोर से चिल्लाता है, आई नीड माई सजनी, जो करो जैसे करो, मुझे वो अभी के अभी चाहिए। वहां खड़े बॉडीगार्ड उसकी आवाज सुनकर कांप से जाते हैं। रॉनी अव्यान से दूर होता है और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। अव्यान अपने आईब्रो के सामने रगड़ते हुए कुछ सोचने लगता है। प्रज्ञा को खोजने के लिए अब सब तरफ बॉडीगार्ड लग जाते हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सीसीटीवी कैमरा, हर जगह से उसे खोजने लगते हैं। छानबीन से इतना तो पता चला कि प्रज्ञा जिसके साथ भी गई थी वह इस शहर से बाहर तो नहीं था। घर में अब तक किसी को बताया नहीं गया था कि प्रज्ञा गायब है। सबको बस यही पता है कि प्रज्ञा अव्यान के साथ हैं। उधर आदित्य और ध्रुव एक साथ बैठे हुए थे। आदित्य लैपटॉप पर देख रहा था और ध्रुव फोन में। आदित्य लैपटॉप को बंद करके सामने देखते हुए कहता है, दिल्ली, सब वही है। ध्रुव कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हें आइडिया है कि कौन कौन जिंदा है? ध्रुव का सवाल सुनकर आदित्य थोड़ी देर तक रुकता है, फिर जवाब देता है, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। ध्रुवंश कहाँ है? बोलते हुए आदित्य ध्रुव को देखता है। ध्रुव कुछ बोलता तभी ध्रुवंश अंदर आते हुए कहता है, मैं यही हूँ पापा। ध्रुवंश आगे बढ़कर सोफे पर बैठ जाता है। आदित्य उसे देखता फिर एकदम से कहता है, मैंने जो कहा था वो हो गया? ध्रुवंश हाँ में सिर हिला देता है। आदित्य सोफे से उठकर बोलता है, ठीक है, कल ही हमें निकलना होगा अब, और सिंघानिया बिछुड़कर नहीं रहेंगे। रुद्रांश अपनी चाल कभी भी चल सकता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मैं जिंदा हूँ। बोलते हुए वह कुछ सोचता है। ध्रुवंश आदित्य की बात सुनकर उठता है, फिर कमरे से निकल जाता है। ध्रुवंश अब आव्या के कमरे की ओर बढ़ जाता है। आव्या के कमरे में पहुंचते ही वह देखता है कि आव्या कुछ रिपोर्ट्स को देख रही थी। ध्रुवंश दरवाजा अंदर से बंद करता है। आव्या आहत सुनकर सिर उठाए सामने देखती है। सामने देखकर आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, अंश, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी कयारा। आव्या इससे आगे कुछ बोलती ध्रुवंश आव्या के हाथ की फाइल उठाकर फेंक देता है। फाइल पर जितनी पेज थी सब उड़कर नीचे आने लगती हैं। आव्या ध्रुवंश को कंफ्यूज्ड होकर देखती है।
ध्रुवंश के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था। ध्रुवंश आव्या के कंधे को जोर से पकड़कर गुस्से से दांत भिंचते हुए कहता है, जिस इंसान की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया तुम उसी के बेटे के साथ पूरा रात गुजार कर आई हो। हाउ ट्यूलिप। बोलते हुए उसके आंखों में रुद्र के लिए नफरत दिख रहा था। आव्या का मुस्कुराता हुए चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। ध्रुवंश रात की बात को याद करते हुए कहता है, कल रात मैं हॉस्पिटल गया था तुम्हें पिंक करने, बट तुम तो उस कमीने के बाहों में कार के अंदर घुस गई। मैंने बहुत इंतजार किया लेकिन तुम तो अंदर उसके साथ मजे कर रही थी। वक्त का पता कैसे चलेगा तुम्हें। बहुत मजा आया होगा ना तुम्हें। उसने हर जगह छुआ, तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया, प्रोटेक्शन यूज किया था, या प्रेग्नेंट करके ऐसे ही छोड़ देगा तुम्हें। आव्या अचानक ही ध्रुवंश को धक्का देती है और उस पर जोर से चिल्लाती है, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारा दिमाग खराब है अंश, क्या बक रहे हो, समझ भी आ रहा है तुम्हें। ध्रुवंश भी एकदम से बीच में बोल पड़ता है, बक नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जो मैंने आंखों से देखा वही बता रहा हूँ। बिना कपड़ों के एक लड़का और लड़की बंद कार के अंदर और क्या कर सकते हैं। आव्या ध्रुवंश को घिन से देखते हुए गुस्से से कहती है, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी अंश। आई कांट बिलीव दैट कि तुम ऐसा कुछ भी सोच सकते हो। ओ गॉड। बोलते हुए आव्या अपना सिर पकड़ लेती है। आव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह ध्रुवंश के बात पर कैसे रिएक्ट करे। आव्या ध्रुवंश का चेहरा देखती है तो उसे उसकी बात सुनाई देती है। आव्या उससे कहती है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे रेस्ट करनी है। ध्रुवंश उसकी ये बात सुनकर तंज भरी मुस्कुराहट लिए कहता है, हाँ अभी तो रेस्ट करनी ही है, पूरी रात जो रेस्ट नहीं करने दिया उसने तुम्हें। आव्या फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाती है, जस्ट गेट आउट माई रूम। ध्रुवंश फिर कुछ बोलने को होता है कि तभी आव्या फिर से जोर से चिल्लाती है, आई सेड गेट आउट अंश, कुछ मत बोलो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ध्रुवंश एक पल आव्या को देखता है, फिर गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकलता और बहुत ही जोर से दरवाजा को बंद करके चला जाता है। आव्या दरवाजे को देखती है, फिर निढाल सा बेड पर बैठ जाती है। आव्या अब फर्श को एकटक देखने लगती है, तभी उसका फोन रिंग होता है। आव्या फोन को देखती है जिस पर रुद्र का नाम शो हो रहा था। आव्या बस फोन को देखती रहती है, बार बार फोन रिंग होता जा रहा था पर फिर भी आव्या कॉल रिसीव नहीं करती। आव्या फोन को साइड में रखती है, फोन रिंग होती रहती है। आव्या चुपचाप वैसी की वैसी बैठी रहती है, पर तभी अचानक ही आव्या के आंखों से आंसू की बूंदें गालों पर बह जाती हैं। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, टाइम मिला तो कभी कभी देती रहूंगी। एक अंधेरे कमरे में एक हल्की सी लाइट में प्रज्ञा फर्श पर जख्मी हालत में लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, उसके पैर और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि इस वक्त वह बेहोश है। कमरे में एकदम सन्नाटा था। उस सन्नाटे में दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलते हुए बंद होता है और किसी के कदम प्रज्ञा की ओर बढ़ने लगती हैं। उसके हाथ में एक जग था, उसके बाल पीठ पर लहरा रहे थे, जिससे ये समझ आ रहा था कि वह एक लड़की है। उसके कदम बढ़ते हुए प्रज्ञा के पास रुकती है। हल्की सी रोशनी में उस लड़की का चेहरा नहीं दिख पा रहा था क्योंकि उसने लाइट को पीट करके रखी थी। वह लड़की जग के पानी को प्रज्ञा के चेहरे पर डालने लगती है। उसके ऐसा करने से बेहोश प्रज्ञा को होश आने लगता। प्रज्ञा अपनी चिपकी पलकों को धीरे धीरे खोलती है। आंखें खुलते ही उसे सारी चीजें धुंधला दिखने लगती हैं। वह लड़की पानी का जग एक झटके में फेंक देती है। प्रज्ञा की नजरें अब साफ होने लगती। प्रज्ञा नजरें उठाए उस लड़की के चेहरे को देखती है और अविश्वास होकर बोलने की कोशिश करती है, काजल तुमने मुझे। इतना बोलते ही प्रज्ञा खांसने लगती है। उसके सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं, प्रज्ञा की दोस्त काजल थी। प्रज्ञा उसे देखते ही अपने दिमाग पर जोर देते हुए कल रात की बात सोचने लगती है। फ्लैशबैक। अव्यान के जाने के बाद प्रज्ञा अफसोस करते हुए घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसकी आंखें नम थी और वह धीरे धीरे कह रही थी, आई एम सॉरी साजन, प्लीज वापस लौट आइए ना, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। अव्यान के छोड़ने के गम में प्रज्ञा पूरी तरह से डूब चुकी थी। कुछ एक घंटे बाद वह लड़खड़ाते हुए उठती है क्योंकि वह उठने तक का हिम्मत खो चुकी थी। प्रज्ञा के बाल पूरे बिखरे हुए थे, उसकी साड़ी भी अब नीचे जमीन तक आ रही थी। प्रज्ञा बेसुध सी अपनी कदम धीरे धीरे बढ़ाती है, उसकी साड़ी जमीन को साफ करते हुए जा रही थी। प्रज्ञा के कुछ कदम चलते ही एक कार उसकी ओर ही आ रही दिखती है, जिसे देखते ही प्रज्ञा को आश उठती है कि यह अव्यान है, लेकिन वह कार उस ओर चली जाती है जहां सजावट हुई थी। कार से एक लड़का और लड़की उतरती है। उन दोनों को देखकर प्रज्ञा की सारी आश टूट जाती है। वह मुड़कर फिर से वहां अपनी कदम बढ़ाती है। रोड पर प्रज्ञा बेसुध सी हालत में चलती जा रही थी। एक सुनसान सा रोड था पर प्रज्ञा को किसी का डर नहीं था। वह बस चलती ही जा रही थी। कुछ देर बाद उसके पास कार आकर रुकी। प्रज्ञा कार के अंदर बैठी काजल को देखती है। काजल प्रज्ञा को देखकर कहती है सहस्त्रा, कहाँ जा रही हो तुम और ये क्या हालत बना रखी है अपनी।
बोलते हुए का प्रज्ञा को ऊपर से नीचे तक देखती है। प्रज्ञा रूखा सा जवाब देती है, वो मैं ऐसे ही टहल रही थी। काजल उसे गौर से देखती, फिर अपनी कार में बैठने के लिए कहती है। प्रज्ञा भी बिना कुछ सोचे समझे बैठ जाती है। काजल कार स्टार्ट करती है और ड्राइव करते हुए ही पूछती है, हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया क्या? प्रज्ञा गहरी सांस लेकर जवाब देती है, हाँ यार, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से झगड़ा हो गया। पता नहीं अब सब ठीक कैसे होगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे मनाऊं। आई रियली लव हिम, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। बोलते ही प्रज्ञा अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है। वहीं प्रज्ञा की बात सुनकर काजल के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा था। काजल प्रज्ञा को एक जगह पर ले जाती है। प्रज्ञा घर को देखते हुए कहती है, ये घर किसका है? काजल एक फ्लावर पॉट उठाती है और कहती है, मेरे अंकल की है, मुझे यहाँ कुछ काम था तो मैं यहाँ रुकने की सोची। प्रज्ञा ये सुनकर काजल की ओर पलटने ही वाली होती है कि काजल एकदम से प्रज्ञा के सिर पर जोर से वह फ्लावर पॉट मारती है। प्रज्ञा एक चीख के साथ नीचे गिर जाती है। उसके आंखों के सामने धुंधला सा छा जाता है। प्रज्ञा काजल को देखने की कोशिश करती है पर देख नहीं पाती। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। प्रज्ञा अब पूरी तरह